नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राज्यों का एकीकरण और 1956 ईस्वी में उनका पुनर्गठन के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भारतीय राज्यों का एकीकरण के विषय में अध्ययन किया और आज हम 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण। किसी भी देश का स्वरूप उसका संविधान तय करता है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान मार्च 1942 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसने कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के प्रतिनिधियों की एवं भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा बुलाई जाए और उसका भारत के लिए नया संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए। तदनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 210 सामान्य स्थानों और 78 मुस्लिम स्थानों के लिए चुनाव हुए। 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक होनी थी, परंतु मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। उसकी अलग संविधान सभा की मांग मान ली गई थी। शेष सदस्यों की बैठक निर्धारित दिन पर शुरू हो गई थी। संविधान सभा के पास उस समय प्रभुसत्ता नहीं थी, ये ब्रिटिश संसद के पास थी। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं ने किया था और बहुत सी देशी रियासतों ने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भी नहीं भेजे थे, परंतु सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से देशों को प्रतिनिधि भेजने तथा संविधान सभा द्वारा तैयार किए जाने वाले संविधान को मानने के लिए रजामंद कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि और नवंबर 1948 ईस्वी में हैदराबाद के प्रतिनिधि भी शामिल हो गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का नया संविधान पारित कर दिया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। नए संविधान की विस्तृत चर्चा 17वें अध्याय में की जा चुकी है। इस नए संविधान ने भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की आधारशिला रख दी थी। कालांतर में संविधान संशोधन के द्वारा भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य घोषित कर दिया गया। संघात्मक स्वरूप। भारतीय गणराज्य की रचना में उसका संघीय स्वरूप महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे मोंटफोर्ट सुधारों के साथ ही अंग्रेजों ने भारत में संघवाद की बात कहनी शुरू कर दी थी और 1935 के अधिनियम में संघ की व्यवस्था भी कर दी गई थी, परंतु देशी नरेशों और कांग्रेस के मतभेदों के कारण उस समय संघीय व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। वस्तुतः उस समय ब्रिटिश सरकार भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रोकना चाहती थी और देशी रियासतों को एक प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में प्रयोग करना चाहती थी। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो ये दूरदर्शिता समझी गई कि भारत में एकात्मक सरकार स्थापित न की जाए, अपितु संघीय सरकार की व्यवस्था की जाए। इस बात का भारत के सभी लोगों ने स्वागत किया और जनमत का रुख देखकर देशी रियासतें भी संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गई। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ यूनियन बताया गया है, न कि एक संघ। हालांकि भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है। इस संबंध में तथ्य ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संघ अपनी इकाइयों में हुए किसी समझौते की उपज नहीं है, यह तो भारतीय संविधान सभा में इकट्ठे हुए लोगों के प्रतिनिधियों की उत्पत्ति है। इकाइयों अर्थात राज्यों को केंद्र से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है और भारतीय यूनियन अविनाशी है। राज्यों और यूनियन दोनों का संविधान एक ही है और दोनों को संविधान की मर्यादा में रहते हुए ही कार्य करना चाहिए। गणराज्य की इकाइयां। देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर उनके संघ बनाए, जो देशी राज्य इस प्रकार
बनाए। जो देशी राज्य इस प्रकार के संघों में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं हुए, उनको या तो पड़ोसी प्रांतों में मिला दिया गया अथवा उनको केंद्रीय क्षेत्र घोषित करके वहां का शासन प्रबंध सीधे केंद्र ने अपने हाथों में ले लिया। उपयुक्त व्यवस्था के बाद स्वतंत्र भारत में 4 प्रकार के राज्य बन गए। संविधान में प्रांत शब्द को नहीं रखा गया है। भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों दोनों के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ताकि गणराज्य की इकाइयों में किसी प्रकार का भेदभाव दृष्टिगत न हो और समानता दिखाई पड़े। 4 प्रकार के राज्यों के लिए क्रमशः के, खे, गे और घे श्रेणी का प्रयोग किया गया है। के श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया। इस श्रेणी में निम्नलिखित राज्य थे। नंबर 1 है असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। खे श्रेणी के अंतर्गत छोटे छोटे राज्यों से निर्मित संघ तथा कुछ बड़ी देशी रियासतों को रखा जाता गया था। ये निम्नलिखित थे: हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासत का संघ पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र और ट्रावनकोर कोचीन। गे श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रदेशों को रखा गया। नंबर 1 है अजमेर, 2 है भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, विंध्य प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। घे श्रेणी के अंतर्गत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। भारतीय गणराज्य के उपयुक्त चारों श्रेणियों के राज्यों का स्तर एक समान नहीं था। क्षेत्रफल, जनसंख्या और आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से उनमें भारी असमानता थी, अतः उनकी शासन व्यवस्था भी एक सदृश नहीं थी। केंद्रीय सरकार ने के और खे श्रेणी के राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। के श्रेणी के राज्यों में प्रमुख राज्यपाल होते थे, जबकि खे श्रेणी के राज्यों के प्रमुख को राज प्रमुख कहा जाता था। राज प्रमुख के पद पर देशी नरेशों की नियुक्ति होती थी और देशी नरेशों ने राज्यों के संघ बनाते समय ही यह समझौता कर लिया था कि किस राजवंश के नरेश को राज प्रमुख बनाया जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में जब जयपुर को भी सम्मिलित किया गया तो जयपुर नरेश को राज प्रमुख बनाने का निश्चय किया गया, परंतु चूंकि मेवाड़ के राजवंश की प्रतिष्ठा सदियों से चली आ रही थी, अतः मेवाड़ के महाराणा को आजीवन महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया। ये एकमात्र उदाहरण है जहां खे श्रेणी के राज्यों में शासन के सर्वोच्च पद पर राज प्रमुख के ऊपर महाराज प्रमुख के पद का सृजन किया गया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देशी रियासतों को भारतीय गणराज्य की इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार के राजनीतिक कौशल की जरूरत पड़ी होगी। गे श्रेणी के राज्यों में कुछ नियंत्रित उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई। इन राज्यों में शासन व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर अथवा चीफ कमिश्नर द्वारा संचालित होती थी। घे श्रेणी के राज्यों में कोई उत्तरदायी सरकार स्थापित नहीं की गई। इनका प्रशासन सीधे केंद्र के नियंत्रण में रखा गया था। एकीकरण तथा लोकतंत्रीकरण का महत्व। भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांतों और नरेश राज्यों को मिलाकर जिस भारतीय गणराज्य की रचना की गई, उससे देश की एकता के लिए जो खतरा ब्रिटिश सरकार ने उत्पन्न कर दिया था, उसे सरदार पटेल तथा कुछ प्रगतिशील नरेशों ने मिलजुल कर दूर किया और भारतीय गणराज्यों को ठोस आधार प्रदान किया। इस संदर्भ में सरदार पटेल ने कहा था, भारत की भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक एकता का जो आदर्श शताब्दियों तक दूर का स्वप्न रहा और स्वतंत्रता के बाद भी वैसा ही दूर और कठिनता से प्राप्त होने वाला प्रतीत होता था, अब वे पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया है। ये परिवर्तन इतने कम समय में और इतनी शीघ्रता से हुआ कि स्वयं में पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए भी आश्चर्य की बात रही। माइकल ब्रेचर ने इसके महत्व का उल्लेख करते हुए लिखा है कि केवल एक वर्ष में 50,000 वर्ग मील क्षेत्र, केवल एक वर्ष में 5 लाख वर्ग मील क्षेत्र और 9 करोड़ आबादी भारतीय संघ में मिल गई।
ये एक महान रक्तहीन क्रांति थी जिसकी तुलना कहीं भी इस शताब्दी में नहीं मिलती। राज्यों का पुनर्गठन। भाषाओं के आधार पर प्रांतों के निर्माण की मांग। सरदार पटेल ने भारतीय गणराज्य की इकाइयों का निर्माण तो कर दिया, परंतु भारत के लोगों को इससे संतोष नहीं हुआ। उनका तर्क था कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के प्रांतों का निर्माण किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया था। जैसे जैसे भारत में अंग्रेजी राज का क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे नए प्रांत भी अस्तित्व में आते गए। विविध क्षेत्रों का किसी उचित आधार पर संगठन नहीं किया गया। नए प्रांत का गठन हुआ। नए प्रांत का गठन भारत में ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा, विजित क्षेत्र का सामरिक महत्व, राजनीतिक आवश्यकता तथा प्रशासनिक सुविधा आदि बातों को ध्यान में रखकर किया गया था। प्रांत विशेष की भाषा तथा संस्कृति के आधार पर नहीं किया गया था। वैसे आज़ादी के बाद बहुत पहले से ही भारत में किसी आधार पर प्रांतों को बनाए जाने की मांग की जाने लगी थी और 1920 में स्वयं कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया था। परंतु स्वतंत्रता के बाद जब केंद्र की कांग्रेस सरकार इस तरफ ध्यान न देकर अंग्रेजों की भांति ही गणराज्य की नई इकाइयों का निर्माण करने लगी, तो लोगों में भाषा और संस्कृति के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। स्वतंत्रता के प्रारंभिक 3-4 वर्षों में कांग्रेसी सरकार ने लोगों को इस मांग की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं, जिनमें पंडित नेहरू भी सम्मिलित थे, को यह आशंका उत्पन्न हो गई थी कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने से विघटनकारी प्रवृत्ति को बल मिलेगा, जिससे देश की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। परंतु इस समस्या ने एक व्यापक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। आंध्र में भाषा के इस आधार पर आंध्र राज्य की स्थापना की मांग को लेकर चलाए जाने वाले आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया और मद्रास प्रांत दंगों की लपेट में आ गया। दमन चक्र के बाद भी जब स्थिति पर नियंत्रण नहीं हो पाया, तो विवश होकर भारत सरकार को अक्टूबर 1953 ईस्वी में मद्रास प्रांत के कुछ तेलुगु भाषी भागों को अलग कर एक नए आंध्र राज्य की स्थापना करनी पड़ी। इस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर चलाए जाने वाले जन आंदोलन को पहली सफलता मिली। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति। आंध्र राज्य की स्थापना ने इस आंदोलन को शक्ति और गति प्रदान कर दी और भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। केंद्र सरकार दंगे फसाद का दृश्य पुनः दोहराना नहीं चाहती थी, अतः दिसंबर 1953 ईस्वी में प्रधानमंत्री ने संसद में इस संबंध में घोषणा की कि भारत सरकार राज्यों के पुनर्गठन के बारे में शीघ्र ही एक आयोग नियुक्त करने वाली है। इस घोषणा से भावी दंगे फसाद की आशंका समाप्त हो गई। सरकार ने अपना वचन निभाने हेतु 3 सदस्यों वाला एक आयोग गठित कर दिया, जो राज्य पुनर्गठन आयोग कहलाया। फजल अली को इस आयोग का अध्यक्ष तथा पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर को सदस्य नियुक्त किया गया। आयोग ने देश भर का दौरा किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के नेताओं, अधिकारियों, गणराज्यों के नागरिकों आदि से व्यापक विचार विमर्श करने के पश्चात अक्टूबर 1955 ईस्वी में अपना एक विस्तृत प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत किया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने निम्नलिखित 16 राज्यों की सिफारिशें की। नंबर 1 पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नंबर 2 उत्तर प्रदेश। नंबर 3 है बिहार। नंबर 4 है बंगाल। 5 है असम। 6 उड़ीसा। 7 आंध्र प्रदेश। 8 तमिलनाडु। 9 कर्नाटक। 10 केरल। 11 हैदराबाद तेलंगाना। 12 बम्बई। 13 विदर्भ। 14 मध्य प्रदेश। 15 राजस्थान और 16 जम्मू कश्मीर। इन 16 राज्यों के अलावा आयोग ने निम्नलिखित 3 केंद्रीय क्षेत्रों की सिफारिश की। नंबर 1 दिल्ली, मणिपुर तथा अंडमान निकोबार द्वीप।
राज्य पुनर्गठन आयोग ने अलग महाराष्ट्र और अलग गुजरात की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार आयोग ने उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम आदि राज्यों की सीमाओं में किसी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। हाँ, उसने राज प्रमुख के पद को समाप्त करने की सिफारिश अवश्य की थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाश में आते ही भारत के कई क्षेत्रों में असंतोष फूट पड़ा। बंबई में तो व्यापक पैमाने पर उपद्रव हुए। महाराष्ट्र के लोग भाषा के आधार पर पृथक महाराष्ट्र राज्य की मांग करने लगे, तो गुजरात के लोग सौराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर पृथक महागुजरात राज्य की मांग करने लगे। तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री देशमुख जब पृथक महाराष्ट्र की स्थापना के लिए नेहरू को नहीं मना पाए, तो उन्होंने इस प्रश्न पर मंत्री पद से ही त्यागपत्र दे दिया। संसद के दोनों सदनों में भी इस विषय पर जोरदार बहस होती रही। अंत में जुलाई 1956 ईस्वी में संसद में ने एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम में आयोग की रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन किए गए। अधिनियम के अनुसार पंजाब और पेप्सू को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया, परंतु हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय क्षेत्र बना दिया गया। बंबई राज्य का आकार बढ़ा दिया गया। विदर्भ राज्य और हैदराबाद राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र को बंबई राज्य में मिला दिया गया। हैदराबाद राज्य के कुछ हिस्से को मैसूर राज्य में मिला दिया गया। बदले में तेलंगाना क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया। आयोग की अनुशंसा के अनुसार मध्य प्रदेश और केरल 2 राज्य बना दिए गए। भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इसी प्रकार केंद्र शासित अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया। इस अधिनियम की एक विशेषता राज प्रमुखों के पद की समाप्ति थी। अब सभी राज्यों के लिए राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई। अधिनियम की एक अन्य विशेषता के, खे, गे और घे श्रेणी के राज्यों के मध्य विद्यमान अंतर को समाप्त करना था। अब गणराज्य की केवल 2 इकाइयां रखी गई, राज्य तथा केंद्रीय क्षेत्र। 1956 के अधिनियम के अनुसार राज्यों की कुल संख्या 14 निर्धारित की गई, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार, 5वां बंगाल, छठा असम, 7वां उड़ीसा, 8वां आंध्र प्रदेश, 9वां है तमिलनाडु, 10वां है केरल, 11वां है मैसूर, 12वां है बम्बई, 13वां है मध्य प्रदेश और 14वां राजस्थान। अधिनियम के अनुसार निम्न क्षेत्रों को केंद्रीय शासन के अंतर्गत रखा गया: हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लंका द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। महाराष्ट्र तथा गुजरात के नए राज्य पुनर्गठन अधिनियम की नूतन व्यवस्था से महाराष्ट्र तथा गुजरात के लोगों को संतोष नहीं हुआ। वे लोग बंबई राज्य के विभाजन के लिए आंदोलन चलाते रहे। जन आंदोलन जब हिंसक हो उठा, तो केंद्रीय सरकार ने जन भावना का आदर करना ही उचित समझा। तदनुसार मई 1960 ईस्वी में बंबई राज्य के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक महाराष्ट्र जिसकी राजधानी बंबई थी और दूसरा गुजरात जिसकी राजधानी अहमदाबाद रखी गई। इस पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप भारतीय गणराज्य के राज्यों की संख्या बढ़ गई। फ्रांसीसी उपनिवेश की मुक्ति। स्वतंत्रता के बाद भारतीय भूमि पर कुछ फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियां रह गई थी, जिन पर हमारा शासन नहीं था। भारत सरकार ने इन बस्तियों के बारे में फ्रांस तथा पुर्तगाल की सरकारों से बातचीत की। फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां भारत सरकार को सौंपना स्वीकार कर लिया और 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी, यनाम, माही, चंद्रनगर और केरिकल की बस्तियां सौंप दी। इन बस्तियों का शासन केंद्रीय सरकार एक प्रमुख आयुक्त के माध्यम से चलाने लगी। गोवा, दमन और दीव की मुक्ति।
फ्रांस की सरकार ने तो आपसी बातचीत के बाद भारतीय भूमि पर स्थित अपनी बस्तियां भारत सरकार को सौंप दी, परंतु पुर्तगाल की सरकार ने भारत भूमि से अपनी सत्ता को समाप्त करने से इनकार कर दिया। उधर भारतीय देशभक्त इन बस्तियों को आज़ाद कराने के लिए जोरदार संघर्ष कर रहे थे और पुर्तगाली शासन अमानवीय तरीके से आंदोलनकारियों को कुचल रहा था। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने अपनी भूमि से विदेशी शासन के अंतिम अवशेष को समाप्त करने के लिए उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निश्चय किया और 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने पुर्तगाली बस्तियों पर आक्रमण कर दिया। केवल 2 दिन के संघर्ष के बाद तमाम पुर्तगाली बस्तियों पर भारत का अधिकार हो गया। अब भारत भूमि के किसी क्षेत्र पर विदेशी शासन नहीं रहा। उपनिवेशवाद का अंतिम प्रतीक भी मुक्त करा लिया गया। 20 दिसंबर 1961 से पुर्तगाली बस्तियों का शासन केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। अपने अधिकार को कानूनी जामा पहनाने के लिए संसद में संशोधन विधेयक रखा गया, जिसे निर्विरोध पास कर दिया गया। तब से गोवा, दमन और दीव भारतीय गणराज्य के अभिन्न अंग बन गए। नागालैंड की स्थापना। असम राज्य के एक हिस्से के लोगों ने भी भाषा और संस्कृति के आधार पर पृथक राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। जुलाई 1960 में नागा प्रतिनिधियों को भारत सरकार ने पृथक राज्य का निर्माण करने का आश्वासन दिया और अगस्त 1962 में इस संबंध में एक संशोधन विधेयक संसद में रखा गया, जिसे पारित कर दिया गया। इसके अनुसार नागा पहाड़ी क्षेत्र के तुअनसांग क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। हरियाणा राज्य की स्थापना। पंजाब राज्य के हरियाणा क्षेत्र के निवासियों ने भी भाषा और संस्कृति के आधार पर अपने पृथक राज्य की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। परिणाम स्वरूप नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का विभाजन हुआ। हिंदी भाषी क्षेत्र को पृथक करके हरियाणा के नए राज्य की स्थापना की गई। इस अवसर पर पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को भी उससे लेकर हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए। 4 केंद्र शासित क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा। स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय गणराज्य की इकाइयों के पुनर्गठन का जो सिलसिला चला, वह चलता ही रहा। जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया गया। अब तक वे केंद्र शासित क्षेत्र था। एक साल बाद अर्थात जनवरी 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। अप्रैल 1975 में सिक्किम का पर्वतीय राज्य भी भारतीय गणराज्य में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार गणराज्य की इकाइयों की संख्या बढ़ती गई। फरवरी 1980 में राज्यों की संख्या 22 थी। वे इस प्रकार थे: पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम। फरवरी 1980 में केंद्र शासित क्षेत्र इस प्रकार थे: मिजोरम, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, दिल्ली, लंकादीव, मिनिकॉय तथा अमीनस दीव। 5वां अरुणाचल प्रदेश, पांडिचेरी, गोवा, दीव और दमन, दादर नागर हवेली और चंडीगढ़। परिवर्तन का यह सिलसिला 1980 के बाद भी जारी रहा और कुछ क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो कुछ पड़ोस के प्रांत के साथ सम्मिलित कर लिए गए। संघ तथा राज्यों में संबंध।
भारतीय गणराज्य की रचना में उसकी दोनों इकाइयों केंद्र तथा राज्यों के आपसी संबंधों का विशेष ध्यान रखा गया है। संविधान में दोनों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र राज्य संबंधों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है विधायी संबंध, नंबर 2 है प्रशासनिक संबंध, नंबर 3 है वित्तीय संबंध और नंबर 4 है न्यायिक संबंध। विधायी संबंध संघ तथा इकाइयों के बीच विधायी शक्तियों अर्थात कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां बनाकर किया गया: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे प्रतिरक्षा, परमाणु शक्ति, वैदेशिक संबंध, संधियां, रेल, समुद्री एवं जहाजी पथ, डाक तार व टेलीफोन, मुद्रा, निर्माण, बाटों व मापों की मान स्थापना, बीमा इत्यादि। संघ सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। राज्यों के विधानमंडल इन विषयों के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकते। राज्य सूची में 66 विषय रखे गए हैं, जिनमें मुख्य हैं शिक्षा, संस्कृति, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, जेल, पुलिस, मनोरंजन कर, न्यास प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, जंगल, राजस्व इत्यादि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्य के विधानमंडलों को ही है और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संयोगवश जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तभी केंद्र राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बनाती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय रखे गए हैं, जिनमें मुख्य हैं विवाद तथा दिवालियापन, खाद्य पदार्थों में मिलावट, औषधि, मूल्य नियंत्रण, बिजली, व्यवहार प्रक्रिया, विधि, आर्थिक और सामाजिक आयोजन, जन्म और मृत्यु का पंजीयन, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रणालय, कारखाने इत्यादि। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, परंतु यदि दोनों एक दूसरे के विरोधी कानून बना दे तो राज्य का कानून रद्द माना जाएगा। इससे स्पष्ट है कि विधायी शक्तियों के विभाजन में संघीय सर्वोच्चता को मान्यता दी गई है, अर्थात राज्यों की तुलना में संघ को अधिक अधिकार दिए गए हैं। राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव संसद के नियंत्रण में रखे गए हैं तथा राज्य के मंडलों की जांच भी केंद्र का विषय है। इतना ही नहीं, अपितु भारतीय संसद को किसी भी राज्य की समाप्ति अथवा सीमा परिवर्तन और कोई भी नया राज्य बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। दूसरा, प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक क्षेत्र में भी केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। सामान्यतः केंद्र की प्रशासकीय शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार राज्य की प्रशासकीय शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में यद्यपि प्रशासकीय अधिकार साधारणतः राज्यों में निहित है, परंतु इन अधिकारों को संघ की प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है। भारत के केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए तथा प्रशासन के लिए कोई पृथक संघ अभिकरण नहीं है, अतः यह उत्तरदायित्व तो राज्यों को सौंपा गया है और इसके लिए संघ सरकार को राज्यों को निर्देशन देने का अधिकार भी दिया गया। नंबर 3 है वित्तीय संबंध। वित्तीय क्षेत्र में केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान के वित्तीय प्रावधानों की 2 विशेषताएं हैं, एक तो संघ और राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन और दूसरी करों से प्राप्त आय का बंटवारा। जहां तक पहली विशेषता का सवाल है, राज्यों की आमदनी के स्रोत संघ की अपेक्षा कम है। संघ के पास ऐसे स्रोत हैं जिनसे जब चाहे आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। जहां तक करों से प्राप्त आय के बंटवारे का सवाल है, संविधान में इसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा संघ राज्यों को अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक अनुदान भी देता रहता है। किसी भी राज्य के बजट के घाटे की पूर्ति के लिए केंद्र अनुदान दे सकता है। न्यायिक संबंध। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध
उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। राज्यों के आपसी झगड़ों का निपटारा भी उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को लागू करना राजकीय अधिकारियों का कर्तव्य है। केंद्र तथा राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राज्यों की अपेक्षा संघ को बहुत अधिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान की रचना करते समय संविधान निर्माताओं ने गणराज्य की अखंडता, सुरक्षा तथा एकता पर अधिक बल दिया, और चूंकि इनका सीधा दायित्व तो बहुत कुछ केंद्र पर निर्भर करता है, अतः उसे शक्ति संपन्न बनाना आवश्यक था। इस प्रकार हमने राज्य पुनर्गठन 1956 के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।